यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम अकाउंटेंसी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसके जितने थ्री रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स है उसके बारे में परिचय देना है हमने। तो अब हम परिचय देंगे। सबसे पहले क्या कहता है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस का हिसाब किताब करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसका हिसाब किताब नहीं करेंगे तो हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा। तो आगे देखते हैं। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। पुराने समय में लोग मैनुअल अकाउंटिंग मतलब कि एक रजिस्टर में आने अकाउंट का लेखा जोखा रखते थे, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आज मॉडर्न अकाउंटिंग का जमाना है जिसमें हम टैली, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करके अपने अकाउंट को काफी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार इसकी तरफ क्या कह रहा है, ये एक्सप्लेन करते हैं। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा जो बिजनेस होता है करने का मोटिव वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अब अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए हमें बिजनेस में कुछ इनकम भी होंगी और कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। अगर हम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो हम इनकम नहीं कर सकते। तो अब इनकम करने के लिए हमें उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ता है कि हमारे कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है और कितना जा रहा है। और जो पहले टाइम में जो अकाउंट्स होते थे ये सिर्फ कॉपी में मैनुअल जो हम बोलते हैं रजिस्टर्स में ही होते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग अब हम इसे कंप्यूटराइज्ड करने लग गए हैं। कंप्यूटराइज्ड का मतलब कि जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है इसमें भी अकाउंट्स का काम होता है। जो हमारा मार्क सॉफ्टवेयर है ये भी है कि एज ए टैली की तरह है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी एक टैली की तरह है। इन सॉफ्टवेयर्स को हमें मार्केट्स में परचेज करना पड़ता है। इनकी नियर अबाउट जो कॉस्ट होती है 35 से 40,000 50,000 रुपए तक होती है। इनका हम खुद परचेज कर सकते हैं और हमें इसको चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। जब हमें इसका लाइसेंस मिलता है तो हम 2 से 3 सिस्टम के अंदर टैली के सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं उस लाइसेंस से। तो हमें उस समय बताया जाता है कि हम कितने कंप्यूटर में इसे चला सकते हैं। तो अब बात आती है अकाउंट्स। अब इसका हिसाब किताब रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। हम इन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सकेंगे, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि अकाउंट्स के अंदर जो रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। 2 रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं, सॉरी 3 रूल्स से पहले मैं बताती कि एक दो चीजें होती हैं, क्या, डेबिट एंड क्रेडिट। हम 2 वर्ड यूज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट का मीनिंग जानेंगे। डेबिट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आती है हमारे पास तो हम उसे डेबिट करते हैं, या फिर हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो डेबिट करते हैं। जब एक चीज डेबिट की जाती है तो उसी के साथ ही दूसरी चीज को हम क्रेडिट भी करते हैं। तो हम दूसरी चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं तो मतलब कि जब कोई चीज हमारे पास आ रही है तो उसके बदले में कुछ चीज हमारे पास से जाएगी भी सी। तो जो चीज जाएगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम डेबिट को DR से शो करते हैं और क्रेडिट को हम CR से शो करते हैं। जहां पर DR आता है उसका मतलब डेबिट होता है और जहां पर CR होता है उसका मतलब क्रेडिट होता है। तो अब हम 3 रूल्स पे आते हैं। क्या कहता है, अकाउंटिंग के 3 रूल्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है हमारा फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट।
इसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अब हम पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत खाता के बारे में। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप मोहन नाम के किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता को कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल, मोहन का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत निम्नलिखित खाते आते हैं। पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत खाता, देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट, मतलब कि किसी पर्सन की बात हो रही है। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है लिमिटेड, जिसे वो इंसान चला रहा है, वो पर्सनल अकाउंट है। तो देखो एग्जाम्पल भी बता रहा है, किसी व्यक्ति का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किसका अकाउंट होता है? ये बिजनेस का अकाउंट होता है हमारा। सप्लायर और कस्टमर अकाउंट, सप्लायर जो सप्लाई, जिससे कस्टमर अकाउंट मतलब कि जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर्सन को मतलब कि हम माल बेच रहे हैं, कस्टमर और जिससे हम खरीद रहे हैं। तो हमें सप्लायर कौन हो गया? जो हमें सप्लाई करने आ रहा है, कस्टमर जो हमसे माल खरीदने आ रहा है। तो उसके बाद जो उनका अकाउंट है वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंट। जो फाइनेंशियल हमारा वित्तीय, जो हमारा पैसों से संपर्क कोई भी अकाउंट होता है, वो भी हमारा किसमें आता है? फाइनेंशियल में आता है। ड्रॉइंग अकाउंट, जिसे हम हिंदी में आहरण खाता बोलते हैं। जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, वो ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर आता है। और एक्स वाई लिमिटेड, मतलब कि किसी कंपनी का नाम है XYZ, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किससे कितना पैसा देना है। कैसे? मतलब कि जिससे कितना पैसा लेना है सामने वाले से, और किसी सामने वाले को कितना पैसा देना है, मतलब कि जहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ गया वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो अब इसके रूल की तरफ आएंगे हम। फर्स्ट रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है? डेबिट हो जाए रिसीवर। रिसीवर मतलब कि कोई भी वस्तु रिसीव कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, वो डेबिट हो जाए। क्रेडिट द गिवर, जो भी वस्तु हम किसी को दे रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास से जा रही है, उसे हम क्रेडिट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कैसे। तो हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया, ठीक है। कैसे? हमने कहा कैश पेड टू रवि। कैश पेड किया रवि को रुपीस कितना? 5000 रुपीज। कैश पेड किया रवि को 5000 रुपए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? देखो, कैश पेड टू रवि। तो अब रिसीवर कौन है? रवि, क्योंकि पैसे किसके पास जा रहे हैं? रवि के पास। जो रिसीवर होता है रूल के अकॉर्डिंग वो डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रवि। तो रवि को हम डेबिट करेंगे। जब कोई नाम आ जाता है तो उसके साथ अकाउंट नहीं लगाते, तो हमने यहाँ पे रवि को डेबिट कर दिया। कितने से? 5000 रुपए से। टू के अंदर क्या आ जाएगा? टू। अब जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। अब हमारे पास से क्या जा रहा है? हमने पैसे दिए रवि को, रिसीवर कौन हुआ? रवि। हमारे पास से क्या कम हो गया? टू कैश अकाउंट। कितने से? 5000 रुपए से। जो चीज चली गई उसे क्रेडिट। दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी, डेबिट भी और क्रेडिट भी। जो दोनों का बैलेंस होगा वो भी इक्वल चलेगा। तो हम नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर कैश पेड टू रवि। ये थी हमारी एग्जाम्पल के साथ एंट्री। तो अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, रियल अकाउंट। तो हमारा रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जिसे हिंदी में हम
वास्तविक खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में हम? वास्तविक खाता बोलते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो किसी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड लायबिलिटीज यानी ऋण या कर्जा से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखो इसके बारे में देखते हैं। रियल अकाउंट में क्या आएगा? गुड्स मतलब कि जो हम माल खरीदते हैं, परचेज, या सर्विसेज, अगर हम कोई सर्विस भी खरीद रहे हैं। सर्विस कौन सी होती है? जैसे कोरियर की सर्विस होगी, हम डिश लगवाते हैं वो भी एक सर्विस है, हम आपको पढ़ाते हैं वो भी, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है टीचर, वो भी एक सर्विस है। आप सैलून्स में जाते हो वो भी एक सर्विस है, क्योंकि आप वहां पे पैसे दे के आते हो, उसके बदले में आपको कुछ काम करा हुआ मिल जाता है, कुछ फैसिलिटी मिल जाती है, वो सर्विस होती है। और लाइबिलिटीज यानी ऋण या कर्जा से जुड़ा जानकारी मिलती है, मतलब कि आपको किसी को पैसे देने हैं, मतलब कि लोन ले रखा है आपने, तो वो भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखो रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिसे हम महसूस, हम उठा भी सकते हैं, जैसे छुआ जा सकता है। जैसे लैंड अकाउंट, लैंड मतलब कि जो जमीन होती है हमारी वो। बिल्डिंग अकाउंट, हमारा कोई घर है, बिल्डिंग बनी हुई है वो। मशीनरी, आपकी कोई फैक्ट्री है उसके अंदर आप मशीनरी लेकर आ रहे हो। फर्नीचर, जैसे आपके बिजनेस के अंदर चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, अलमीरास बनी हुई हैं, वो सारी फर्नीचर्स है। बिजनेस के लिए आपने कोई व्हीकल्स, गाड़ी, ऑटो कुछ ले रखा है, वो व्हीकल्स में आ जाएगा। ये हमारी टेंजेबल रियल अकाउंट होता है। उसके बाद सेकंड होता है इनटेंजेबल रियल अकाउंट। इन परिस्थितियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और उन्हें हम छू भी नहीं सकते, हालांकि इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है और उनका भी एक मूल्य होता है, जैसे लैंडमार्क, ट्रेडमार्क, गुडविल। देखना यही एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। गुडविल अकाउंट, सबसे पहले बात आती है गुडविल की। तो गुडविल होता क्या है? इसे हिंदी में ख्याति बोलते हैं। ख्याति मतलब, बहुत से बच्चों ने गुडविल नहीं सुना होगा, एक्सप्लेन करेंगे हम गुडविल को। गुडविल होता है जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है, उसके बावजूद भी आपको मार्केट से माल मिल रहा है, उधार पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी गुडविल है। लोग आपके बिजनेस को नहीं, आपकी गुडविल, मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं जो गुडविल होती है वो हमारे बाप दादा, मतलब कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई भी हो सकती है, कि हमारे पापा ने, हमारे दादा परदादा ने, मार्केट में इतना नाम था कि आज उनके नाम से हमें कितना भी उधार माल लेना है मिल जाएगा, वो होती है गुडविल। सेकंड होता है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट्स होता क्या है? पेटेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि एक चीज के ऊपर हमें पेटेंट मिल गया कि इस चीज के नाम के प्रोडक्ट को और कोई भी नहीं कर सकता, तो वो हमारा पेटेंट्स हो जाता है। कॉपीराइट अकाउंट, कॉपीराइट वही मिलता जुलता ही है, हमें कॉपीराइट मिल गया कि इस नाम को, इस कंपनी के नाम, इस कंपनी के जो यूज है वो हम ही कर सकते हैं। पेटेंट्स का मतलब भी वही था कि हमने कंपनी खरीद ली, अब उस कंपनी से जो भी लोग माल खरीदेंगे वो हमारे संपर्क में आएंगे, वो कंपनी का जो माल है वो कोई और नहीं बना सकता, और इसके लिए हमें कुछ पेमेंट देनी पड़ती है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो जाती है। जब नाम को हम पेटेंट्स वापस करते हैं तो वो चीज हमें वापस मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क अकाउंट। हमें ट्रेडमार्क मिल जाता है उस नाम को, हम, ये तीनों मिलते जुलते ही हैं, जिनको हमें लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये ऐसे हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, वो हमें क्या होता है, जैसे एक लोगो होता है, हम ये भी बोल सकते हैं कॉपीराइट के अंदर एक लोगो होता है, जैसे एसबीआई बैंक का लोगो है,
तो अब उसे हम कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसे उसका क्या मिला हुआ है, कॉपीराइट मिला हुआ है, उस लोगो को कोई भी यूज नहीं कर सकता। पीएनबी का लोगो है, पार्ले जी बिस्किट का लोगो है, तो आपने देखा होगा कितने सालों से वो एक ही लोगो चल रहा है, उसे उसने खरीद रखा है, टाइम टाइम पे हमें उस लोगो की पेमेंट भी करनी पड़ती है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, दो ही चीजें होंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब कि कम्स इन, कोई भी चीज आ रही है, देखो वहां पे रिसीवर था, प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट की बात थी। कम्स इन आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रियल अकाउंट होता है वो वस्तुओं से, एसेट से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो भी वस्तु आपके पास आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसके बदले में कुछ जाएगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। या कोई वस्तु जा रही है, गोज हो रही है, और उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, तो हमने फर्स्ट एंट्री करी, जैसे हमने कहा फर्नीचर परचेस्ड रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। देखो उसने बताया नहीं फर्नीचर में क्या खरीदा है, तो हम सीधा फर्नीचर ही लिखेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स की बात है, फर्नीचर आ रहा है, तो अब जो चीज आती है उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर। अब आप फर्नीचर लेकर आओगे तो उसके बदले में कुछ देकर भी आना पड़ेगा, कितने, 10,000 रुपए, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में हमें पेमेंट करके आनी पड़ती है। तो कितने का फर्नीचर है, 10,000 का, तो पेमेंट भी कितनी जाएगी, 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब हम इसकी भी नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन का मतलब क्या होता है, जो काम हमने यहाँ पर किया है उसके बारे में बताना। जब हम नरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले फॉर लगाते हैं, ये लगाना जरूरी होता है, ये इसका रूल है, जरूरी है। फॉर हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज। इससे क्या होगा, आपने क्या किया है, ऊपर एंट्री में क्या डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, उस चीज के बारे में पता चलेगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा या एग्जामिनर्स होगा उनको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नरेशन से ही पता चल जाता है कि हमने क्या काम किया है। तो उसके बाद आते हैं हम हमारे थर्ड रूल पर, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट, इसे हिंदी में हम नाम मात्र खाता बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम मात्र, ओनली नाम ही है इसका। अब नाम मात्र खाता का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आए, मतलब कि इनकम। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम कमाने के लिए ही करता है, अगर हमें इनकम नहीं चाहिए तो हमें बिजनेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खर्च, अब कोई चीज कमाना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, बिना खर्चे करे कभी भी कोई इनकम नहीं होती। तो देखते हैं नॉमिनल अकाउंट में आय और खर्च, मतलब कि इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इंफॉर्मेशन को रखता है, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारी पास कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितनी हानि हो रही है हमारे बिजनेस में, वो हमें नॉमिनल अकाउंट से, नाम मात्र खाता से पता चल जाता है। तो अब सबसे पहले बात आती है नॉमिनल अकाउंट के रूल की। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है उसमें आप देखोगे जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है उसके अंदर दो ही चीजें होंगी सेम, एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट। तो देखते हैं डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
डेबिट हो जाए सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं और हानि है वो डेबिट हो जाए। अब खर्चों की बात होती है तो कौन से खर्चे, अब कोई बिजनेस करते हैं तो खर्चे भी होते हैं, जैसे बिल्डिंग का रेंट, जो ऑफिस बना रखा है उसका किराया देना, और जो एम्प्लॉइज रखे हुए हैं उनको सैलरी देना, वो सब क्या है, खर्चे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, स्टेशनरी का खर्चा होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे तरह के खर्चे। लॉसेस, अब बिजनेस करा है तो जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट यहाँ पर लॉस की बात भी कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ लॉस भी बराबर ही चलता है, क्योंकि अगर हम बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान भी इधर से उधर कर दें तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके साथ खर्चे हैं डेबिट हो रहे हैं तो लॉस है वो भी डेबिट होगा, ठीक है, मतलब कि हानि हो गई है तो भी डेबिट होगी। तो सेकंड है इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट का, क्रेडिट टू इनकम एंड गेन। दो चीजें डेबिट थी तो दो ही चीजें क्रेडिट भी हुई हमारी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इनकम और गेन की। इनकम क्या होती है, आय, जिसे हम कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी आय होती है। तो हम यहाँ पर आय की बात करेंगे, आय कौन सी होती है बिजनेस में। आप जब कोई बिजनेस करते हो, आए जिस रिलेटेड से कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपकी क्लोथ्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो आप कपड़े खरीद के आते हो, जितने का मतलब कि आप 500 रुपए का कोई सूट खरीद कर आए, उसे आप बेच रहे हो 700 रुपए का, तो उसके ऊपर जितना उसको लेके आने में खर्चा हुआ वो माइनस करने के बाद, माना 500 रुपए का सूट था, 700 रुपए में बेच दिया, तो हम 200 रुपए इनकम के नहीं लगा सकते, क्योंकि उसे लेके आने का खर्चा, उस शॉप का खर्चा, जो एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, जो लड़के रखे हुए हैं उनको पैसे सैलरी देने का खर्चा, वो सब निकालने के बाद जो बचता है वो इनकम होती है। माना 50 रुपए ये खर्चा हो गया ऊपर का, तो कितने का सूट पड़ गया, 550 का, तो 550 700 में से 550 माइनस कर दिया 150, 150 रुपए हमारा इनकम है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो उसके बाद आते हैं गेन पे। तो गेन क्या होती है, गेन वो होती है जो हमें कभी कभी होता है, इसकी होने की संभावना ना जैसी भी होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू हमने सपोज करी 50 लाख रुपए है, और हम उसे बेचना भी नहीं चाहते, पर हमें ये पता है कि इस वक्त जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो 50,000 रुपए चल रही है हमारी बिल्डिंग की, बट वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, तो गवर्नमेंट उसे खरीदना चाहती है, गवर्नमेंट वहां पे कुछ बनाना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आ चुकी है, तो अब गवर्नमेंट में अंडर में आ गई है तो वो देनी ही पड़ेगी हमें, तो गवर्नमेंट उसको, हम बेचना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट हमें लालच देगी, 50 लाख का मार्केट वैल्यू है, तो वो हमें उसे के 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो हमने उसे 70 लाख रुपए में गवर्नमेंट को सेल कर दिया, तो जो 20 लाख रुपए हमें मार्केट वैल्यू से ज्यादा मिले हैं वो हमारा गेन है। एक एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, लॉटरी लगना। जैसे हमने कोई लॉटरी खरीदी और वो हमारी लग गई, तो वो भी हमारा गेन है, मतलब कि संभावना बहुत कम होती है गेन, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, उसके अलावा कोई हमें अदर इनकम होती है वो हमारा गेन होता है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, तो अभी हम इसके अंदर दो ही एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक्सपेंसेस का और एक इनकम का। तो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं सैलरी पेड, तो सैलरी की एंट्री मैंने इसलिए लिए है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं सैलरी इनकम होती है, तो हम, लेकिन सैलरी एक्सपेंसेस है यहाँ पर। क्यों, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सैलरी पेड किया है, सैलरी पेड किया है मतलब कि 12,000 रुपए का तो खर्चा है, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या हो रहा है हमें ये देखना है, तो बिजनेस हमें पैसे दे रहा है एम्प्लॉइज को, तो वो उसके लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, सैलरी डेबिट होगी, क्योंकि रूल ने क्या कहा था कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट कर दिया, कितने से, 12,000 रुपए से। 2, अब
सैलरी है तो कुछ जाएगा भी सी हमारे साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, कैश। बिजनेस में से क्या चला गया, कैश। कितना चला गया, 12,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू कैश अकाउंट, कितने से, 12,000 से, क्योंकि जब हमने सैलरी दी तो बिजनेस में से 12,000 रुपए चले गए। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नरेशन के अंदर फॉर लगाना जरूरी है, फॉर सैलरी पेड ₹12,000, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इनकम की एंट्री। तो इनकम की एंट्री पर आते हैं, हम सेकंड एंट्री करेंगे। तो हम सेकंड एंट्री के अंदर क्या देखते हैं, अब इनकम की एंट्री करेंगे। देखो हमने कहा यहाँ पे रेंट रिसीव, मतलब कि हमारी कोई बिल्डिंग पड़ी थी, उसे हमने किराए पे दे दिया, कितने में, 4,000 रुपए में। जब कहीं पे रिसीव्ड इनकम आती है, कहीं से पैसे आते हैं, तो वो हमारी इनकम होती है। तो हमने क्या कहा था, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। अब हमने रेंट पे किसी को बिल्डिंग दी, तो वो हमें क्या देगा, कैश देगा। तो जो चीज आती है रूल के अकॉर्डिंग वो डेबिट होगी, तो हमने यहाँ पे कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 4,000 रुपए से। और किस नाम से आ रहे हैं, टू इनकम है किसकी, रेंट की, रेंट रिसीव, कितने से, 4,000 रुपए से, ठीक है। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर रेंट रिसीव्ड ₹4,000। तो ये हमारा टॉपिक था। तो हमने तीनों अकाउंट के बारे में पढ़े हैं, कौन कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों टॉपिक थे हमारे आज के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।